बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट एयाज़। आज के व्लॉग में पाकिस्तान में जो मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करूंगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो कुदरती आफ़ात की तारीख़ रही है उसके ऊपर भी ज़रा बात करना चाहूँगा। और आखिर में पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप का इनकाद किया गया था 2 दिन पहले DRR के ऊपर, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। और इस वर्कशॉप का भी थोड़ा सा हाल अहवाल आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि पाकिस्तान में जो सैलाब की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात करूं, उससे पहले जो कुदरती आफ़ात की तारीख़ रही है पाकिस्तान में, ज़रा उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। 1947 के बाद, जब से पाकिस्तान बना, उसके बाद से आज तक तकरीबन 21 बार पाकिस्तान को कुदरती आफ़ात का सामना करना पड़ा। इनमें से तकरीबन 7-8 बार जो है ना बहुत ही शदीद किस्म की कुदरती आफ़ात का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान में, जिसमें फ्लड, सैलाब और तूफ़ान, आंधी तूफ़ान और इस तरह के जो डिज़ास्टर्स हैं वो शामिल हैं। 1950 में पाकिस्तान में सैलाब आता है और इस सैलाब की वजह से तकरीबन 2900 लोगों की डेथ हो जाती है। फिर 15 दिसंबर 1965 को कराची में एक शदीद आंधी और तूफ़ान आता है और इस तूफ़ान में तकरीबन 10,000 लोगों की जान चली जाती है। इसी तरह 28 दिसंबर 1974 को नार्दर्न एरियाज़ में ज़लज़ला आता है। इस ज़लज़ले को हुंज़ा अर्थक्वेक के नाम से भी याद किया जाता है। तो ये भी एक शदीद किस्म का डिज़ास्टर था पाकिस्तान की तारीख़ में, और इस अर्थक्वेक की वजह से तकरीबन कोई 1 लाख लोग मुतासर हुए थे और 5300 लोगों की डेथ हो गई थी। फिर सितंबर 1992 में फ्लड आता है। ये एक मेगा डिज़ास्टर था पाकिस्तान की तारीख़ में, बहुत बड़ा फ्लड था। इस फ्लड की वजह से तकरीबन 1 करोड़ 23 लाख लोग मुतासर हुए थे और तकरीबन 1500 लोगों की डेथ हो गई थी। लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए थे और हज़ारों की तादाद में लोगों के जो माल मवेशी हैं वो मर गए थे और इस तरह फसलें तबाह हो गई थी। बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। फिर 3 मार्च 1998 को पाकिस्तान में फिर सैलाब आता है और ये भी अपनी नौयत का शदीद किस्म का सैलाब था और इस सैलाब में भी तकरीबन 1000 के करीब लोगों की डेथ हो जाती है। फिर एक बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तान की तारीख़ का ज़लज़ला 8 अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला आता है नार्दर्न एरियाज़ में, और इस ज़लज़ले का जो मरकज़ था वो मुज़फ़्फ़राबाद था और उसके साथ साथ मुज़फ़्फ़राबाद, बाग़, बालाकोट ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे और तकरीबन इस ज़लज़ले में कोई 25 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेघर हुए थे। लोगों के घर गिरकर तबाह हो गए थे और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की अमवात हुई थी इस ज़लज़ले में, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए थे और डिसेबल हो गए थे। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा सानिया था। उसके बाद अगस्त 2010 में एक मेगा फ्लड आता है पाकिस्तान में, और इस फ्लड की वजह से लाखों की तादाद में लोग मुतासर हुए थे, बेघर हुए थे, माल मवेशियों का नुकसान हुआ था और तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सानिया था पाकिस्तान की तारीख़ में। अब
अगेन पाकिस्तान में सैलाब की सी सूरत हाल है और पूरा जनूबी पंजाब जो है इस वक्त सैलाब की ज़द में है। और इसी तरह कोह सुलेमान के साथ साथ वाले जो बालाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें डेरा इस्माइल ख़ान हो गया, डीजी ख़ान, राजनपुर, कश्मोर, तो इनमें फ्लैश फ्लड रोद कोहियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। बच्चे तकरीबन कोई 30-35 के लगभग बच्चों की अमवात हो चुकी हैं और कल की CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 300 अमवात हो चुकी हैं इस वक्त इस फ्लड की वजह से। हमारा मीडिया कुछ सही खबर नहीं दे रहा, लेकिन आज भी तकरीबन 20-25 लोगों की अमवात हुई हैं, तो इनको मिला लिया जाए तो तकरीबन 320-330 के करीब इस वक्त तक अल्लाह माफ़ करे अमवात हो चुकी हैं लोगों की। और तकरीबन लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के घर गिर चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन पर जो है ना लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। और इसी तरह माल मवेशी हज़ारों की तादाद में लोगों के जो है ना वो मर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पूरा का पूरा बलूचिस्तान इस वक्त सैलाब की ज़द में है और वहाँ पर भी इसी फ्लैश फ्लड की वजह से, रोद कोहियों की वजह से शदीद नुकसानात हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, लोगों के माल मवेशियों का नुकसान हो रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, तो तरह तरह के नुकसानात हो रहे हैं इस फ्लड की वजह से। और अभी मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है और मज़ीद दरियाओं में जो है अब पानी की सतह मज़ीद बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब आगे जाके क्या होता है, शदीद नुकसान का अभी मज़ीद ख़तरा जो है वो बाकी है। अब सवाल ये है कि ये जो डे 1 से लेकर आज तक हमने 21 बार बल्कि इस तरह की बड़ी बड़ी आफ़ात का सामना किया, तो इन आफ़ात से लोगों ने क्या सीखा, इन आफ़ात से हमारी हुकूमतों ने क्या सीखा, इन आफ़ात से जो डिज़ास्टर के ऊपर काम करने वाले इदारे हैं उन्होंने क्या सीखा और उसके ऊपर कितना एक उन्होंने ऐसी डेवलपमेंट्स की, ऐसे काम किए जिससे इन आफ़ात से बचा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इन आफ़ात से ना तो हमारे लोगों ने कुछ सीखा, ना ही हमारी हुकूमतों ने कुछ सीखा और ना ही डिज़ास्टर के ऊपर जो काम करने वाले इदारे हैं उन्होंने कुछ सीखा। बहुत अरसा पहले तकरीबन ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में DDMAs बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब जो NDMA है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर PDMA प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसी तरह इसका दायरा कार वसी करने के लिए उन्होंने DDMAs बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन उन्होंने बना लिया, स्टाफ भी थोड़ा बहुत उन्होंने अपॉइंट कर दिया, लेकिन आज भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, खुसूसन हमारे जो जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें झंग है, मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, डीजी खान है, राजनपुर है, इसी तरह सिंध आगे, तो वहाँ पे इनके ऑफिस ही एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वो कोई एक सही किस्म की कंटीजेंसी प्लानिंग ही नहीं करते। अगर वो कंटीजेंसी प्लानिंग करते भी हैं तो उस प्लानिंग में जो आफात से मुतासरा लोग हैं, जो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, उनको शामिल नहीं करते, मनसूबा बंदी में उनको शामिल नहीं करते, उनसे राय नहीं लेते, उनसे मशवरा नहीं लेते। बंद कमरों में बैठकर जब वो एक प्लानिंग करेंगे और फिर उसी प्लानिंग की बुनियाद पर जाके वो डेवलपमेंट करेंगे। एक पुल जो जहाँ पे बनाना होता है 2 किलोमीटर लंबा, वहाँ पे 1 किलोमीटर लंबा आप पुल बनाएंगे एक दरिया के ऊपर और पानी का रास्ता आप रोक देंगे, तो फिर फ्लड ही आना है, सैलाब ही आना है और उसकी वजह से फिर नुकसानात होने हैं। तो इस तरह की हमारे मुल्क में डेवलपमेंट होती है और वो डेवलपमेंट जब तक आप लोगों को साथ मिलाकर नहीं करेंगे तब तक इस तरह के नुकसानात होते रहेंगे। अब मैं आता हूँ ज़रा वो जो हमारी वर्कशॉप हुई है उसका थोड़ा सा आप दोस्तों को ब्रीफ़ कर दूँ। ये नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप थी, 2 दिन की वर्कशॉप थी। इसमें डिज़ास्टर के ऊपर काम करने वाले जो गवर्नमेंट इदारे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और थिंक टैंक्स और इसी तरह यूनिवर्सिटियों की तरफ से जो प्रोफेसर स्कॉलर्स इस वर्कशॉप में शामिल थे और उनकी तरफ से बड़ी बेहतरीन इनपुट आई थी। फेडरल फ्लड कमीशन की जो चेयरमैन हैं अहमद कमाल साहब,
انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ورکشاپ میں. انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن دی اور فیڈرل فلڈ کمیشن کے جو انہوں نے جو کام وہ کر رہا ہے، جس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور جہاں جہاں ان کے فیلیئرز ہیں وہ بھی انہوں نے بڑے کھل کر بتائے. اسی طرح ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، انہوں نے بھی ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن دی. اور چونکہ اس وقت پاکستان میں یہ جو ایمرجنسی کے اوپر اور ڈیزاسٹر کے اوپر جتنے بھی کام کرنے والے ادارے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین جو کام کرنے والا ادارہ ہے وہ ریسکیو 1122 ہے. تو انہوں نے اپنی کامیابیاں بھی گنوائیں اور آگے کا لائحہ عمل بھی شرکاء کے ساتھ شیئر کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک جملہ بولا جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے شک سینکڑوں آفات کے اوپر کام کرنے والے ادارے بن جائیں، اگر وہ ادارے ریسپانسو نہیں ہوں گے، اگر وہ ادارے صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کریں گے، اگر وہ ادارے اپنی پلاننگ میں مقامی لوگوں کو شامل نہیں کریں گے، تو پھر ان اداروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس صرف وہ تعداد ہوگی ان کی، ہم اتنا بتا سکیں گے کہ اتنے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کا کسی قسم کا بھی کوئی مؤثر کردار نہیں ہوگا. بے شک ایک ادارہ ہو اور وہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہو، وہ لوگوں کو جواب دہ بھی ہو اور وہ صحیح طریقے سے ریسپانسیبل ہو، اور اپنی پلاننگ میں وہ مقامی لوگوں کو، کمیونٹیز جو ہیں، ڈیزاسٹر افیکٹڈ جو کمیونٹیز ہیں، ان کو شامل کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی ٹریننگ کریں، تو پھر جا کے ایک وہ بہترین رول پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ادارہ بھی کافی ہے، بجائے اس کے کہ آپ سینکڑوں ادارے بنا لیں ڈیزاسٹر کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو کچھ سفارشات بھی پیش کی گئی تھیں اس ورکشاپ کے اینڈ میں. ایک نیشنل سطح کی کمیٹی بھی قائم کی گئی، اور اس کمیٹی میں جو سرکاری ادارے ہیں جو ڈیزاسٹر کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے اہلکار بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں، اور 2 سینیٹرز بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے تھے، مس سیمی ازدی صاحبہ، اور ایک اور خاتون سینیٹر ہیں فوزیہ ارشد صاحبہ، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل کی گئیں. اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اسکالرز اور تھنک ٹینکس بھی کمیٹی میں شامل ہیں، اور کمیونٹیز کے لوگ بھی جو ڈیزاسٹر افیکٹڈ کمیونٹیز ہیں ان کے لوگ بھی اس کمیٹی میں شامل. تو نیشنل سطح کی ایک بہت بڑی کمیٹی قائم کی گئی ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو آگے جا کے انشاءاللہ بہترین پرفارم کرے گی اور کام کرے گی. اور سب سے بڑی جو ریکمنڈیشن سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کو، جو ڈیزاسٹر کے قوانین ہیں ان کے ساتھ ملایا جائے، اور مقامی حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جائے، اور مقامی حکومتوں کو ایکٹیو کیا جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ مقامی حکومتیں ایکٹیو ہوں گی اور مقامی حکومتوں کے پاس اختیارات ہوں گے، تو وہ زیادہ ان کے پاس فنڈز ہوں گے، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو مقامی لوگ ہیں، مقامی آبادیاں ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ پلاننگ کریں گے، اور اسی پلاننگ کے بیس پہ جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگی. تو پھر جا کے اس طرح کی جو آفات ہیں ان سے نمٹا جا سکتا ہے. اور آخر میں میرا ایک پیغام ہے آپ سب دوستوں کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے کہ نیچر کے ساتھ ہرگز نہ کھیلا جائے. جب آپ نیچر کے ساتھ کھیلتے ہیں، جب پانی کے جو نیچرل روٹس ہیں ان کو آپ بند کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹس، گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بند باندھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر پانی نے تو آنا ہی ہوتا ہے، بارشیں تو ہونی ہوتی ہیں، اور انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی رستہ تو اختیار کرنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اسی طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے پانی کے جو قدرتی راستے ہیں ان کو خالی چھوڑا جائے، اور جو ہم پل بناتے ہیں، اگر 1 کلومیٹر پل کی ضرورت ہے تو وہاں 1.5 کلومیٹر لمبا پل بنایا جائے. دریاؤں کے اندر ڈیولپمنٹ نہ کی جائے، دریاؤں کو اندر جو فصلیں ہیں یا دریاؤں کے اندر جا کر لوگ جو گھر بناتے ہیں، اس طرح کی روڈ جا کے بناتے ہیں، اور لوگ سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ فلاں ہماری بستی تک دریا کے اندر پکا روڈ ہونا چاہیے. تو جب وہ پکے روڈ بنتے ہیں اور اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو پانی کا جو فلو ہے ان سے رک جاتا ہے، اور
اس وجہ سے پانی جو ہے نا وہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور اس طرح ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔